हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल का आज एक नया लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या चीज़ होने वाली है और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, हमारे पास 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इन पे बेस्ड होते हैं। तो देखिए, तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है। नंबर 1 हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरी बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज के लेक्चर में केवल हम एटॉमिक रेडियस पे डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, किस तरह की रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस यानी टाइप ऑफ रेडियस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये सवाल पैदा होता है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड हाउ इट्स मेजर्ड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके ऑर्बिट है 1, 2 और 3। तो रेडियस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, सेंटर से लेकर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर और इतनी, तो ये जो डिस्टेंस हमने मेजर्ड की है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये तो हुआ ना भाई। अगर हम किसी एटम को स्फीयर मान लें तो स्फीयर के सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट सरफेस तक जो डिस्टेंस बनती है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कोई दूसरा एटम हमने लिया इस तरह से, उसके पास 2 ऑर्बिट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां से लेकर और सेंटर तक के डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। तो डिपेंड्स करता है कि एटम के पास कितने ऑर्बिट है, उस हिसाब से हर एटम की डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। ज्यादा ऑर्बिट है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, कम ऑर्बिट है तो डिस्टेंस कम होगी। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या बनी, देखिए डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको एटॉमिक रेडियस की। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost electron is called atomic radius। ठीक है भाई। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखो एटॉमिक रेडियस किस यूनिट में मेजर की जाती है। इट मेजर्ड इन, देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिकोमीटर, पीएम। इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, ऑल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम एंड ऑल्सो मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो जब भी आपकी कोई भी रेडियस आ गई, मान लीजिए हमारे पास रेडियस आ गई 135, तो हम लिखेंगे पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितनी रेडियस है, तो हम उसको मोस्टली पिकोमीटर और नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे। लेकिन बच्चों मोस्टली हम पिकोमीटर और नैनोमीटर का यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉन का यूज, नैनोमीटर का यूज कम होता है, एंगस्ट्रॉन का यूज ज्यादा होता है। तो मोस्टली पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन यूज्ड होता है। क्लियर कंसेप्ट? अच्छा, कुछ ऐसी टेक्निक है, क्योंकि जो रेडियस होती है वो बहुत कम होती है, तो इनको जो है कुछ टेक्निक से हम मेजर करते हैं, जिनका नाम है बच्चों एक्सरे।
एक्सरे डिफ्रैक्शन, atomic radius measured by the techniques called X-ray diffraction या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो हायर क्लास का है, किस तरह से मेजर करता है, लेकिन थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्निक का नाम जिससे हम जो है एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। क्लियर कंसेप्ट? चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बच्चों ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एटम को पकड़ के, एटम को हमने पकड़ा और उसकी रेडियस हमने नाप दी, ये इम्पॉसिबल है। यानी किसी एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में लाना और उसकी रेडियस को मेजर करना, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई इट्स इम्पॉसिबल? ठीक है, तो देखो, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर रेडियस ऑफ आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है सिंगल एटम। ठीक है, तो उसके क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला रीजन है बच्चों, एक तो जो हमारा एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कभी भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर के भी होते हैं, तो आपको कभी भी एक शार्प बाउंड्री नहीं मिलेगी। कुछ कभी इलेक्ट्रॉन यहां होगा, कभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर होगा, कभी इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, तो रेडियस में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो पहला रीजन है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डू नॉट गिव शार्प बाउंड्रीज। एक शार्प बाउंड्रीज नहीं होती है, लेकिन अगर शार्प बाउंड्री नहीं है तो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होगा। दूसरा, जनरली atoms do not available in isolated form। बच्चों मोस्ट ऑफ एटम, अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो सारे एटम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। और तीसरा बच्चों क्या है, द रेडियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। तो एक तो ये इतनी छोटी है कि इसको मेजर करना भी काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से हम किसी भी एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में उसकी रेडियस मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों क्या होगा, हम जो रेडियस मेजर करेंगे, रेडियस इज ऑलवेज मेजर्ड इन, अब देखो, रेडियस इज always measured in combined form of atom। ठीक है बच्चों, तो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में हम एटम की रेडियस को मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नोट करो फटाफट। आप देखिए आगे, तो इतना समझ में आ गया कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों हम आइसोलेटेड एटम की रेडियस हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारे पास क्या ऐसा तरीका है जिससे हम एटॉमिक रेडियस मेजर करेंगे, तो वो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो देखिए, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी एटम की रेडियस को कंबाइंड फॉर्म में मेजर करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप की रेडियस आती है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। ठीक है बच्चों, तो जो पहली रेडियस हमारे पास है वो आती है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस नोट करो फटाफट। दूसरी जो रेडियस हमारे पास है वो है मेटालिक रेडियस, और तीसरी जो रेडियस हमारे पास है वो है वंडर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडियस व्हेन मेजर्ड इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस।
ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज मेटालिक एंड व्हाट इज वंडर वाल रेडियस। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, आपको मालूम होगा बच्चों कि कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है कोवेलेंट फोर्स से। ठीक है, जब दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो दो टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, एक देगा दूसरा ले लेगा, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो वहां पर हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड के बीच ये बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो कोवेलेंट रेडियस ऑलवेज मेजर्ड इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप तो और समझ में आ जाएगा। चलो, तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो एटम है, ए और ए आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम A2 भी लिख सकते हैं, और ए और ए के बीच क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो बच्चों हम दोनों को ऐसे बनाएंगे, देखो ये ए एटम और ये दूसरा ए एटम, दोनों सेम होंगे, है ना, इस तरह से। ये ए एटम का सेंटर, ये दूसरे ए एटम का सेंटर। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये देखो ये वाली डिस्टेंस, यानी ये एटम ए है, ये एटम भी ए है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डी ए। ये तो हुआ ना, ऐसे डी ए, डी ए, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से अगर इसको सेपरेट करूं तो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलेंगे बच्चों आर ए। ये ए का रेडियस हुआ, और इसको ये वाली जो रेडियस है इसको हम बोलेंगे आर ए, ये दूसरे आर की रेडियस हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी डबल ए इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, है ना, और आर ए को हम बोलेंगे 2RA, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी ए इक्वल टू हो गया 2RA। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अगर एक एटम की रेडियस चाहिए तो यहां पर हम बोल सकते हैं इसको, देखो RA बराबर DA/2, ये तो हुआ, है ना। अब देखो ये रेडियस आ गई किसी एक एटम की, तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी। ठीक है, तो रेडियस यानी कोवेलेंट रेडियस, अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं R कोवेलेंट इक्वल टू DA/2। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं अब डेफिनेशन में कि द कोवेलेंट रेडियस, देखो लिखो जरा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ये तो हुआ, जो कोवेलेंट रेडियस है वो दो एटम के डिस्टेंस का 1/2 है, तो इट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास DAA है, ये वाली डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे बच्चों बॉन्ड लेंथ। ये तो हुआ ना, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, दो एटम के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी किसी भी बॉन्ड लेंथ का अगर आप आधा कर दो तो वो उस पर्टिकुलर एटम की रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि R कोवेलेंट इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ बाई 2। तो डेफिनेशन क्या बनी? द कोवेलेंट रेडियस इज ऑफ एन एटम इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, और 1/2 द डिस्टेंस, सॉरी 1/2 द बॉन्ड लेंथ। बात एक ही है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, तो इसको हम ऐसा बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई,
तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या निकलती है, किसी एटम की रेडियस निकल जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना, आपको डिस्टेंस का जस्ट हाफ कर देना हुआ और वो रेडियंस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब देखो, एक एटम हमारे पास है Cl2, ठीक है बच्चों, और यहां पे जो है Cl2 की डिस्टेंस दे रखी है, हाँ Cl एंड Cl ऐसे होगा, और Cl2 की जो डिस्टेंस है वो है 198 पिकोमीटर। ठीक है, यानी एक Cl एटम ये रहा, एक दूसरा Cl एटम ये रहा, ये उसका न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस है DCl और Cl, ठीक है, इसकी वैल्यू है 198 पिकोमीटर। तो अगर आपको जो है Cl की रेडियस निकालनी है, ऐसे लिखेंगे इसको RCl, तो कितनी होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ का जस्ट हाफ, तो हो जाएगी 198/2 इक्वल टू 99 पिकोमीटर। ठीक है, इतना। और बच्चों कभी भी आपको अगर पिकोमीटर से जो है एंगस्ट्रॉन में करना हो तो इसको वैसे लिखेंगे 0.99 एंगस्ट्रॉन, बस। तो चाहे पिकोमीटर में लिखो चाहे एंगस्ट्रॉन में लिखो, बस पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, अगर 198 पिकोमीटर को आपने एंगस्ट्रॉन में लिखना है तो 1.98 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो बात एक ही है, जो भी आप लिखो, लेकिन मोस्टली आपको पिकोमीटर में दी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम Cl की डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और जो फॉर्मूला मैंने बताया वो भी कर सकते हैं, Cl इक्वल टू DCl/2, और DCl की डिस्टेंस कितनी है 198/2, बात एक ही है। ठीक, उसी तरह बच्चों हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की डिस्टेंस आती है। तो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये रहा। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है बच्चों हमारे पास, देखो हाइड्रोजन की कितनी होती है 74, हाँ ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 74 पिकोमीटर, यानी DH और H इक्वल टू 74 पिकोमीटर। तो RH इक्वल टू क्या होगा, DHH/2। ठीक है, तो कितना होगा 74/2 यानी 37 पिकोमीटर एग्जैक्टली। और एंगस्ट्रॉन में करना हो तो 0.37 एंगस्ट्रॉन, बात एक ही है। तो बस क्या करना है आपको बॉन्ड लेंथ दी होती है, उसका जस्ट हाफ कर देना है, तो हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये तो था हमारे पास, अगर 2 सिमिलर एटम, देखो 2 सिमिलर एटम आपस में जुड़े होते हैं तब उनकी रेडियस हमें कैसे मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, अगर 2 डिसिमिलर एटम जुड़े होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए A और B आपस में कनेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CCl4, और इसमें जो है C और Cl की में से हमें Cl की डिस्टेंस या Cl का रेडियस या कार्बन का रेडियस देखना है। तो कैसे देखेंगे, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो A2 मॉलिक्यूल के टाइप की बात कर रहे थे, यानी 2 एटम सेम टू सेम, यहां पर 2 एटम अलग अलग है। तो बच्चों अगर 2 एटम अलग अलग हो तो उनकी डिस्टेंस या उनका रेडियस हम कैसे मालूम करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं क्लोरीन एटम की, तो ये चलो पहले ये कार्बन एटम है ना, क्लोरीन नहीं, कार्बन, और क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है कार्बन से। ये क्लोरीन हुआ और ये कार्बन हुआ, ये वाला क्लोरीन, ये वाला कार्बन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुई इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो डी सी और Cl,
ये हमें एक तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने निकालनी है आर सी और दूसरा हमने निकालनी है आर सी एल, है ना, ये तो निकालनी है। अच्छा बच्चों देखो, अगर मान लीजिए हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा सी और सी एल के बीच में और उसका जस्ट हम हाफ करेंगे तो कभी भी हमारे पास एग्जैक्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट रेडियस नहीं आएगी, है ना, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंस है। बॉन्ड लेंथ को एग्जैक्ट हाफ करने से उन्हीं मॉलिक्यूल के रेडियस निकाल सकते हैं जहां पर मॉलिक्यूल का साइज बराबर होता है, जैसे H और H या Cl और Cl। लेकिन बच्चों अगर एक एटम बड़ा है और दूसरा एटम छोटा है, ध्यान रखिए, तो उस डिस्टेंस को जस्ट अगर हाफ करेंगे तो दोनों की रेडियस में फर्क आएगा, यानी एग्जैक्ट रेडिएशन आपको मालूम नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर CCl की बॉन्ड लेंथ की बात करूं मैं, तो CCl की बॉन्ड लेंथ होती है 176 पिकोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि RC और RCl की डिस्टेंस हमें मालूम करनी है, तो 176/2 करोगे आप तो कितना हो रहा है भाई, देखो 88 पिकोमीटर आ रहा है ना। तो इसका मतलब RCl की डिस्टेंस भी 88 होनी चाहिए और RC की डिस्टेंस भी सॉरी RC 88 होना चाहिए और RCl भी 88 होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर देखो, क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है? नहीं, ये एटम बड़ा है तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये एटम छोटा है इसकी डिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब जस्ट हाफ करने से वो जो रेडियस है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें, समझ रहे हो मेरी बात? तो बच्चों क्या होना चाहिए, दोनों में से किसी एक की डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए और मेन डिस्टेंस में से उसको आप घटा लोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी Cl की जो डिस्टेंस आई थी, जो रेडियस आई थी, वो थी कितनी, 99 पिकोमीटर। तो अब हम जो है RC की डिस्टेंस आराम से मालूम कर लेंगे। देखो इसको अलग छोड़ दो, है ना, तो DCCl इक्वल टू RC प्लस RCl ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी हमारे पास 16 RC हमें मालूम करनी है, ये हमारे पास 99 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो RC इक्वल टू 176 माइनस 99 कितना हो रहा है भाई, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ के बच्चे 18 97 ऐसे कुछ आ रहा है। ये 97 पिकोमीटर इतना, है ना। अरे यार 177 नहीं है 197 है, तो ये बोलो गलत क्यों हो रहा है, ठीक है 77 पिकोमीटर, या करेक्ट, ठीक है। मैं 77 पिकोमीटर। तो अब बच्चों देखो, ये कार्बन की रेडियस कितनी आई 77 पिकोमीटर और Cl की रेडियस कितनी हमारे पास 99 पिकोमीटर। तो कंक्लूजन ये है कि जब दो अलग अलग एटम होते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, यानी बॉन्ड लेंथ होती है, उसका जस्ट हाफ ऑफ नहीं कर सकते। जस्ट हाफ करने से आपको जो है सेम रेडियस आएगी 88, तो न तो इसकी 88 है न तो इसकी 88 है, वो गलत हो जाएगा। यानी दोनों एटम में से किसी एक की रेडियस आपको मालूम होनी चाहिए और तब आप बॉन्ड लेंथ में से उस रेडियस को माइनस करोगे तो आपको दूसरे एटम की रेडियस मालूम हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास है 77 पिकोमीटर आ गई। क्लियर कंसेप्ट? तो इस तरह से हम डिफरेंट एटम जो आपस में कंबाइंड होते हैं उनकी रेडियस मालूम होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया, ठीक है, आयनिक रेडियस ये वाला हो गया, है ना बच्चों। अच्छा अब बात करते हैं रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है।
तो जितने ज्यादा बॉन्ड दो एटम के बीच होंगे रेडियस उतनी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है। अगर मैं कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये होती है बच्चों 154 पिकोमीटर, ये होती है हमारे पास 134 पिकोमीटर, और ये होती है हमारे पास 120 पिकोमीटर। तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास डिस्टेंस है कार्बन से कार्बन के डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका रेडियस अगर मुझे चाहिए, एक कार्बन का रेडियस चाहिए तो 150/2, इस कार्बन का चाहिए तो 134/2, और इसका चाहिए तो 120/2। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड होते तो रेडियस भी उस हिसाब से चेंज होती जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। अब दूसरी चीज है कि बच्चों जो हमारे पास कोवलेंट रेडियस है वो मल्टीपल बॉन्ड से चेंज कैसे होती है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, है ना। चले, अच्छा, अब एक और चीज कि जितनी भी जो कोवलेंट रेडियस हमने पढ़ी है बच्चों, वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के बीच होती है ना। तो अगर मैं बात करूं आपको कि आयनिक कंपाउंड, उनके रेडियस को हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड के रेडियस को मालूम करने के लिए हमारे पास दूसरी टाइप की रेडियस है, जिसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस सेकंड टाइप है ना। तो मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, दीज आर फाउंड इन द मेटल्स, है ना बच्चों। और जो अभी हमने रेडियस पढ़ी थी वो किसके बीच होती है, नॉन मेटल के बीच होती है। क्यों, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के बीच बनता है, और जो मेटल बॉन्ड होता है वो किसके बीच, सॉरी, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच बनता है, मेटल के बीच। तो मेटल के एटम के बीच जो रेडियस होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेटालिक रेडियस। ये सेकंड टाइप की रेडियस हमारे पास है, ठीक है। अब देखो, जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं, मोस्टली मेटल क्या होते हैं, क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो उसका कुछ ना कुछ शेप होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई शेप ऐसा है, क्यूबिक शेप का क्रिस्टल है, तो यहां पर कोई एटम होगा और यहां पर भी कोई एटम होगा, ठीक है। तो यहां पर कोई एक ए एटम है, यहां पर भी ए एटम है, यहां पर भी ए एटम है, यहां पर भी ए एटम है, सब जगह। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम क्रिस्टल रेडियस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देना हुआ। लेकिन ये समय मेटल के केस में है ना, दो एडजेसेंट मेटल हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ ऑफ करोगे तो वो रेडियस हो जाएगी मेटालिक रेडियस, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें, देखिए, तो इसमें लिखेंगे हमें मेटालिक रेडियस इज द half of the distance between two adjacent metal atom in क्रिस्टल लैटिस। यानी किसी क्रिस्टल लैटिस में दो एडजेसेंट मेटल, यानी एक दूसरे के आसपास वाले मेटल की जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ करें, ठीक है, तो वो रेडियस हो जाएगी हमारे पास मेटालिक रेडियस, ठीक है बच्चों। और मेटालिक रेडियस मोस्टली किस में पाई जाती है, मेटल्स में पाई जाती है। मेटल्स यानी जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। यानी मेटल कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। नॉन मेटल कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये डेफिनेशन आप नोट करो। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं सॉलिड पोटेशियम की, सॉलिड पोटेशियम, तो बच्चों सॉलिड पोटेशियम में क्या होगा, एक पोटेशियम दूसरे पोटेशियम से इस तरह से क्रिस्टल लैटिस में सिचुएट होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि सॉलिड पोटेशियम में दो पोटेशियम के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है बच्चों 462 पिकोमीटर, है ना। तो पोटेशियम की डिस्टेंस क्या होगी, 462/2, ठीक है।
और यहां पर हो गया बच्चों 231 पिकोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉन में निकलना चाहें तो 2.31 एंगस्ट्रॉन। बात एक ही, समझ में आ रहा है बात? तो दो एटम जो क्रिस्टल लैटिस में है, ये वाली डिस्टेंस है पोटेशियम की, वो कितनी है 462 पिकोमीटर। तो हमारे पास क्या आएगा 2.31 एंगस्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, चलो उसी तरह अगर मैं बात करूं सॉलिड सोडियम की, ठीक है, तो सॉलिड सोडियम के बीच जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है, रेडियस की बात करेंगे, सबकी ऐसी है ना 186 पिकोमीटर रेडियस है ना, रेडियस। उसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, सॉलिड एल्यूमिनियम की रेडियस हमारे पास बच्चों 143 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये जो मेटल है वो अपने क्रिस्टल लैटिस में इस तरह की रेडियस शो करते हैं। कंफर्म? चलो नोट करो जरा फटाफट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कि अगर मैं मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को कंपेयर करूं, एक एटम मेटालिक रेडियस में भी जा रहा है, वही एटम जो है कोवेलेंट रेडियस में भी जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कौन सी रेडियस जो है ज्यादा होने वाली है? तो बच्चों हमेशा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, COVALENT, कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज शॉर्टर देन मेटालिक रेडियस। नोट कर लो, है ना, यानी दोनों रेडियस में कोवेलेंट रेडियस कम होगी लेकिन मेटालिक रेडियस ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है बच्चों, जो मेटालिक फोर्स है वो वीक होता है और जो कोवेलेंट फोर्स है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, रेडियस कम होगी। वीक फोर्स होगा तो एटम या मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। सॉरी, यहां पर मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की बात करेंगे। देखो कोवेलेंट रेडियस में जो कोवेलेंट फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, तो जो एटम है वो पास पास आएंगे तो रेडियस कम होगी। मेटालिक रेडियस में एटम के बीच जो फोर्स होता है थोड़ा सा वीक होता है, तो वो दूर जाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो सारा खेल किसका है, वो जो उनके बीच जो फोर्स है उसका कंसेप्ट है। चलो तीसरी हमारे पास जो रेडियस निकल के आती है बच्चों वो होती है हमारे पास वंडरवाल रेडियस, है ना, तीसरी वंडरवाल रेडियस। अच्छा, सबसे पहले आपको यह समझना है कि वंडरवाल रेडियस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडरवाल। तो बच्चों वंडरवाल एक तरह का क्या है, फोर्स है जो हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। पहले यह समझना है आपको, है ना। द वंडरवाल इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ध्यान रखना मॉलिक्यूल, है ना। और जो अभी हमने बात की थी कौन से वाले, कोवेलेंट एंड मेटालिक फोर्स, ये भी एक तरह के फोर्स हैं जो किसके बीच में काम करते हैं, एटम्स के बीच में काम करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी अगर मैं बात करूं Cl और Cl, ठीक है, और Cl2 एंड Cl2, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, देखो Cl Cl, दूसरा Cl Cl, तीसरा Cl Cl, है ना। तो ये जो Cl है, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो कोवेलेंट फोर्स है, लेकिन एक Cl मॉलिक्यूल और दूसरे Cl मॉलिक्यूल के ये जो बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है वंडरवाल फोर्स, ये वाला। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो वंडरवाल फोर्स होता है, और एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो कोवेलेंट फोर्स होता है और मेटालिक फोर्स होता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि कोवेलेंट और मेटालिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, वंडरवाल फोर्स कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलो तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज वंडरवाल। वंडरवाल का मीनिंग क्या है, एक तरह का फोर्स है जो हमेशा किसके बीच लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो रेडियस भी हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो वंडरवाल रेडियस की हम बात करें तो एक एटम हमारे पास ये है,
और दूसरा एटम हमारे पास ये है। मैं Cl2 एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक Cl, ये दूसरा Cl, ये दूसरा Cl मॉलिक्यूल, ये देखो, ठीक है। ये भी Cl, ये भी Cl, ये दोनों Cl है ना, चलो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये एक Cl मॉलिक्यूल, ये दूसरा Cl मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कई हो सकते हैं, तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये हमारे पास डी, Cl और Cl है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, है ना, ये बॉन्ड लेंथ हुई। दो एटम के बीच के जो सेंटर डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, है ना, ये भी बॉन्ड लेंथ हुई, ठीक। और ये जो रेडियस हुई ये वाली, इट इज कोवलेंट रेडियस, ये तो है ना कोवलेंट रेडियस, ये इसकी और ये इसकी, है ना, रेडियस Cl और ये रेडियस Cl, ठीक है, ये बताया था भी आपको, है ना। अब बच्चों देखिए एक दूसरी डिस्टेंस भी है जो यहां से लेकर यहां तक है, ये देखिए, यानी एक मॉलिक्यूल के और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज ये वाली। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे वंडरवाल डिस्टेंस। देखिए वंडरवाल्स डिस्टेंस, नॉट रेडियस अभी, है ना, डिस्टेंस। और बच्चों वंडरवाल डिस्टेंस का आप जस्ट हाफ कर दो तो क्या आएगा, वंडरवाल रेडियस, ये तो हुआ, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन टू मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड बाय द वंडरवाल फोर्स, दो मॉलिक्यूल बीच में अगर कोई वंडरवाल फोर्स है, तो द डिस्टेंस, द वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। देखो द वन हाफ of distance of two molecule is called वंडरवाल डिस्टेंस। ये तो है ना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरवाल डिस्टेंस, द वन हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका अगर हम वन हाफ कर दें तो उसको हम बोलेंगे वंडरवाल रेडियस, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि द वंडरवाल रेडियस इक्वल टू द वंडरवाल डिस्टेंस, यानी डी वंडरवाल बाई 2, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये तो हुआ ना डी बाई 2। तो ये हमारे पास निकल के आती है वंडरवाल रेडियस। समझ में बात आ गई, ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं कोवलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस को कंपेयर करूं तो बच्चों कोवलेंट रेडियस हमेशा कम होती है और वंडरवाल रेडियस हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको डिस्टेंस मालूम दिखाई देता हूं, है ना। देखो तो इतना समझ में आ गया है ना, इधर दिखा देते हैं, इधर सही से आ जाएगा। ये क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच की जो डिस्टेंस थी ये वाली, ये थी 198 पिकोमीटर, और ये वाली डिस्टेंस थी 99 पिकोमीटर, जो हमने उसका जस्ट हाफ। दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ये और ये रहा, है ना, ये, ठीक है। ये और ये तो हमें मालूम हो गई है, ये भी हमें मालूम हो गई है ना। अब हमें ये मालूम करनी है ये वाली, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है 360 पिकोमीटर, ये वाली डिस्टेंस। थ्री 360 पिकोमीटर, है ना। वंडरवाल डिस्टेंस 360 पिकोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस का जस्ट हाफ करना है।
तो अगर मैं क्लोरीन की वंडरवाल रेडियस की बात करूं, ये वाली, तो हमारे पास 360/2 यानी 180 पिकोमीटर आ जाएगा। तो ये क्लोरीन की वंडरवाल रेडियस हो जाएगी। तो बच्चों क्लोरीन की अगर कोवलेंट रेडियस देखा जाए तो वो 99 पिकोमीटर है, लेकिन इसकी वंडरवाल रेडियस क्या है, 180 पिकोमीटर। तो दिख रहा है आपको, हमेशा एक ही मॉलिक्यूल की कोवलेंट रेडियस कम होती है और उसी मॉलिक्यूल की वंडरवाल रेडियस ज्यादा होती है। रीजन, कोवलेंट फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, वंडरवाल फोर्स कम स्ट्रांग है। कम स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा तो रेडियस बढ़ेगी। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो नोट करो जरा इसे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको पूछा जाए कि वाई कोवलेंट रेडियस इज शॉर्टर देन वंडरवाल रेडियस, तो रीजन क्या होगा, फोर्स। कोवलेंट फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्ग देन वंडरवाल फोर्स, दैट्स वाई कोवलेंट रेडियस इज शॉर्टर देन वंडरवाल रेडियस। ठीक है। दूसरा, कोवलेंट रेडियस हमेशा एटम के बीच में नापी जाती है और वंडरवाल रेडियस हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में नापी जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग ऑफ एटम, पैकिंग ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आपको मालूम है सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर, गैस के पास पार्टिकल्स और दूर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के बीच जो फोर्स है वो ज्यादा है, लिक्विड के बीच जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम है, और गैस के बीच जो फोर्स है वो ज्यादा है, सबसे कम है। तो वंडरवाल फोर्स ये इस ऑर्डर में आएगा, सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, गैस में वंडरवाल फोर्स सबसे कम होगा। तो बच्चों जो किसी एटम की जो वंडरवाल रेडियस है वो हमेशा सॉलिड में गिनी जाती है। यानी अगर मैं हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्स की बात करूं तो हम सॉलिड में गिनेंगे, न कि लिक्विड और गैस में। तो Cl2 सॉलिड में जो है वंडरवाल रेडियस काउंट करेंगे, न कि लिक्विड और गैस में, क्योंकि सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही होती है। क्लियर? तो वंडरवाल फोर्स हमेशा ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इनर्ट गैस रेडियस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस रेडियस, इनर्ट गैस कौन सी होती है बच्चों, जो नोबल गैस होती है, नोबल गैसेस। 18 ग्रुप के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। जैसे नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो बच्चों नोबल गैसेस में जो रेडियस होती है वो हमेशा वंडरवाल रेडियस होती है। ठीक है, तो दिखे, नोट कीजिए, द रेडियस ऑफ नोबल गैसेस ऑलवेज, क्या लिख रहा हूं मैं, मेजर्ड इन वंडरवाल रेडियस। बोलने का मतलब यह है कि जो नोबल गैस की रेडियस होती है वो बाय डिफॉल्ट वंडरवाल रेडियस होती है। लेकिन अगर किसी और एटम की बात करूं मैं तो वो वंडरवाल भी हो सकता है, वो कोवेलेंट रेडियस भी हो सकता है, लेकिन नोबल गैस हमेशा वंडरवाल रेडियस में ही मेजर्ड होती है। इसका रीजन क्या होता है, देखो बच्चों, एक तो जो नोबल गैस होती है वो कभी भी कंपाउंड नहीं बनाती है, ये तो मालूम है ना, दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। अगर क्रिप्टन और जिनॉन को छोड़ दिया जाए तो जनरली कंपाउंड्स नहीं बनाती है, हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में होती है, आइसोलेटेड फॉर्म में होती है। और जो बच्चों जो चीज आइसोलेटेड फॉर्म में होती है
वो हमेशा वंडरवाल रेडियस में काउंट होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, जैसे नियोन है तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलेंगे वंडरवाल फोर्स। तो जब इसके वंडरवाल फोर्स होगा तो रेडियस भी किस में काउंट होगी, वंडरवाल रेडियस में। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इसीलिए जो है इनकी रेडियस क्या होती है, वंडरवाल रेडियस में काउंट होती है। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज है लास्ट, अगर मैं तीनों रेडियस को कंपेयर करूं, वंडरवाल, मेटेलिक और कोवलेंट, तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी होनी चाहिए बच्चों, वंडरवाल रेडियस। बस ये लास्ट में नोट कर लीजिए, इफ ऑल थ्री रेडियस आर कंपैरेटिवली मेजर्ड, तो क्या होगा देखो, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी, उसके बाद आती है बच्चों मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस, और सबसे छोटी रेडियस होती है कोवलेंट रेडियस। तो ये रेडियस का घटता हुआ ऑर्डर है और ये बढ़ता हुआ, ठीक है, रेडियस नोट कर लो इसे, ठीक है। रीजन, वंडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग फोर्स मेटालिक फोर्स होता है, और सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या होता है, कोवलेंट फोर्स होता है। तो जितना एटम के बीच में फोर्स बढ़ेगा रेडियस उतनी कम होगी, जितना फोर्स कम होगा रेडियस उतनी दूर होगी। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, तो बाकी और चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।